नमस्कार दोस्तों। विकास दुबे कांड की जांच के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी की प्रेस विज्ञप्ति मेरे सामने है। इस एसआईटी में 3 सदस्य हैं, एक आईएएस अधिकारी, सूबे के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी। अब ये 3 सदस्यों वाली एसआईटी क्या जांच करेगी, उसका दायरा 3 पन्ने की इस प्रेस विज्ञप्ति में है। लेकिन कई सवाल उसी प्रेस विज्ञप्ति से है। जो उसकी जांच का दायरा है, उस दायरे में क्या क्या आने वाला है और क्या उस दायरे से बाहर है। क्या उस जांच के बाद जो जितने सवाल विकास दुबे के सीने में दफन हो गया, 3 गोलियां उसके उसी सीने में लगी पुलिस की, जिस सीने में राज थे, क्या वो सारे राज बाहर आएंगे एसआईटी की जांच से? क्या एसआईटी की जांच से 14 घंटे 15 घंटे तक एसटीएफ की कैद में कहें, एसटीएफ के हवाले, एसटीएफ के साथ जो रहा विकास दुबे, उस बीच उसने क्या कहा, क्या बताया, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। उसकी करोड़ों अरबों की जायदाद का सवाल है। क्या ये सारी चीजें सामने आएगी? और उसके अलावा कुछ और बातें, कुछ और पहलू, एक एक पहलू पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। एसआईटी के बारे में जो प्रेस विज्ञप्ति है, उस विज्ञप्ति का विश्लेषण करते हुए और कुछ जानकारी देते हुए, लेकिन उससे पहले आप सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 3 महीने पहले अचानक लॉकडाउन के दौरान मैंने ये यूट्यूब चैनल अचानक शुरू किया और 3 महीने में आज 3.5 लाख से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर हैं। लाखों लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बीते 5 दिनों में विकास दुबे कांड में जितने वीडियो मैंने बनाए हैं, अगर कुल उसकी हम देखने वालों की तादाद देखें तो लगभग 40 लाख लोगों ने विकास दुबे से जुड़ी खबरें या वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पर देखा है। तो इसलिए मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने सराहा, देखा और पसंद किया। उसके बाद आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप में से अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे, ताकि वो पहलू, खबरों का वो पहलू, समाचारों का वो पहलू, देश की बड़ी घटनाओं का वो पहलू जो शायद आप तक किसी और तरीके से न पहुंचता, या पहुंचने में के तरीके जो हो उसमें कुछ चीजें छूट जाती हो, मैं समेटने की कोशिश करूंगा उन तमाम पहलुओं की। इसलिए आपका सहयोग चाहिए, उसके बिना मुमकिन नहीं। चलिए अब बात शुरू करते हैं। तो जो एसआईटी गठित हुई है, इस एसआईटी के पन्ने को पढ़ते हुए कुछ सवाल हैं। और सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ एसआईटी की एसआईटी जब यह जांच करेगी, योगी आदित्यनाथ की एसआईटी जब जांच करेगी, तो इन सवालों के जवाब मिलेंगे क्या? और इसलिए कुछ सवाल मेरी तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी। विकास दुबे तो मारा गया, चला गया, जैसे भी मारा गया, चाहे एनकाउंटर असली था, फर्जी था, अब उससे बात आगे जा चुकी। लेकिन अब सवाल है क्या जानकारी आनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम। जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं सूबे के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी, उनकी अध्यक्षता में ये एसआईटी बनी है। अपर पुलिस महानिदेशक हरिराम शर्मा और पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी होते हैं जे रविंद्र गौड़ इसके सदस्य हैं। अब जो कहा गया है एसआईटी जो जांच करेगी, और उसके बाद कुछ जानकारी भी साथ में मैं आपको दूंगा, एक एक करके देखते हैं। तो पहला पन्ना जो है इस प्रेस विज्ञप्ति का, जो कहा गया कि एसआईटी क्या क्या जांच करने वाली है, उसमें पहले पन्ने में है जो बिंदु, जांच के जो बिंदु हैं, उस बिंदु को हम सिलसिलेवार बात करते हैं। उस पर विकास दुबे के विरुद्ध जितने भी अभियोग प्रचलित हैं, उन पर अब तक क्या प्रभावी कार्रवाई की गई थी, इसके साथियों को सजा दिलाने हेतु कृत कार्यवाही क्या पर्याप्त थी, इतने विस्तृत आपराधिक इतिहास वाले अपराधी की जमानत निरस्तीकरण की दिशा में क्या कार्यवाही की गई। ये 3 सवाल हैं जिसकी जांच एसआईटी करेगा। अहम सवाल है, होनी चाहिए जांच, और इस जांच से अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो बहुत सारी चीजें पता चलेगी। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये जांच से ये पता चलेगा कि किन किन अधिकारियों ने बीते 3 सालों में, हम 3 साल की बात कर रहे हैं, उसके पहले की तो कर लेंगे, लेकिन बीते 3 सालों में ही, जब से यही सरकार है, योगी जी की सरकार है, उस दौरान कौन कौन लोगों ने इसके पक्षधर, इसके मददगार की भूमिका निभाई,
कानपुर के एसएसपी अनंत देव तिवारी, जो बाद में एसटीएफ के डीआईजी बने, जिन्हें अभी ट्रांसफर कर दिया गया पूरा मामला उजागर होने के बाद, उनके रहते कानपुर में टॉप 10 की जो लिस्ट बनी थी, टॉप 10 अपराधियों की, वांटेड की, टॉप 10 क्रिमिनल्स की, उसमें विकास दुबे क्यों नहीं था? तो क्या अनंत देव तिवारी इस जांच के दायरे में आएंगे? क्या उनके पहले के कानपुर के एसएसपी इस जांच के दायरे में आएंगे? एक सवाल। इसी से मैं एक एक करके इस पे बात करता हूं। उसके बाद दूसरा है इसी में कि जमानत कैसे मिलती रही। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जमानत तो उस वक्त भी मिल गई थी जब उसने हत्या की थी एक प्रिंसिपल की, अभी भी वो जमानत पर है। और उसके बाद वो बरी हो गया था 2006 में एक संतोष शुक्ला हत्याकांड में, जो बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे। क्या वहां तक जाएगी? मुझे लगता नहीं वहां तक जाएगी। अगर जाएगी तो बड़ी बात है। जांच इसकी होनी चाहिए कि कैसे 20-25 पुलिस वाले जिस थाने में हैं, उस थाने में घुसकर उसने बीजेपी के एक नेता की हत्या की। उस समय राजनाथ सिंह ही यूपी के मुख्यमंत्री थे, उनके रहते ही ये फरार रहा। कई महीने बाद इसने खुद सरेंडर किया। तो क्या वजह रही कि पुलिस वाले हॉस्टाइल हुए? पुलिस वाले ही हॉस्टाइल हुए थाने में हत्या के बाद। क्या यह जांच का दायरा है? क्या जांच का दायरा वहां तक बढ़ाएंगे? और इसमें यह भी कहा गया है कि जांच सुनिश्चित करते हुए 31 जुलाई 2020 तक जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। शासन को 31 जुलाई तक ही जांच का जो जांच रिपोर्ट है वो देनी है। खैर, इसमें आगे आते हैं। इसमें है कि अभियुक्त विकास दुबे के विरुद्ध कितनी जन शिकायतें आई और उन पर थाना अध्यक्ष चौबेपुर द्वारा जनपद के अन्य अधिकारियों द्वारा क्या क्या जांच की गई और पाए गए तथ्यों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई, इसका विस्तृत परीक्षण करना तो बहुत अहम है। उस परीक्षण के दायरे में कौन कौन आएगा मैं जिक्र पहले कर चुका। विकास दुबे तथा उसके साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, एनएसए आदि अधिनियमों के अंतर्गत क्या कार्यवाही की गई और यदि कार्यवाही किए जाने में लापरवाही रही तो किस स्तर पर लापरवाही रही। तो आईपीएस अफसर क्या जांच के दायरे में होने चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि ईमानदारी से जांच होगी। तो अब इसमें सिर्फ ये मुझे अभी नहीं पता चल रहा है कि ये कितना पीछे तक जांच में जाएंगे। इससे मुझे ये पता नहीं चल रहा है। जो 3 पन्ने को मैंने अभी देखा है, जो सबसे अहम है कि ये कितने साल तक की जांच करेंगे, जो इससे अभी नहीं पता चल रहा है। अगर 20 साल 25 साल करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा कि पूरी चेन, पूरा इसका नेटवर्क, इसके खाकी और खादी से रिश्ते सारे उजागर होंगे, जो इसमें नहीं दिख रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ सवाल भी हैं, क्योंकि इसकी अरबों की प्रॉपर्टी की जानकारी भी आई है। एक गैंगस्टर, गुंडा, गुर्गा, उसकी विदेशों में प्रॉपर्टी, पेंट हाउस की खबरें हैं। वो जानकारी मैंने सुबह के वीडियो में भी आपको दी थी, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। अभियुक्त विकास दुबे और उसके साथियों को पिछले 1 वर्ष के सीडीआर का परीक्षण करना, साथियों का परीक्षण करना तथा उसके संपर्क में आए सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध संलिप्तता की साक्ष्य मिलने की दशा में उपयुक्त तथा कड़ी कार्यवाही करने की अनुशंसा करना। अब 1 साल क्यों? 1 साल के सीडीआर की बात कर रहे हैं योगी जी। कुछ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव 5 साल के सीडीआर की बात कर रहे हैं कि 5 साल का सीडीआर सार्वजनिक हो और जांच हो। मैं कह रहा हूं 3 साल की ही करनी चाहिए। 5 साल करें तो बहुत बेहतर, लेकिन 3 साल ही क्यों नहीं करते? मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में बीजेपी नेताओं ने मान लीजिए प्रश्रय नहीं दिया, तो 3 साल की जांच होनी चाहिए। और 3 साल की जब जांच करेंगे तब पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसके संरक्षक थे, मददगार थे, इसके सरपरस्त थे, कौन लोग थे। क्योंकि इसने नाम तो बीजेपी के 2 विधायकों का भी बताया था, भगवती सागर और अभिजीत सांगा, जो दोनों कांग्रेस और बीएसपी से बीजेपी में आए थे 2017 के चुनाव के वक्त। अभी बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं। एक पूछताछ में वीडियो वायरल हुआ था एसटीएफ से पूछताछ में, वो 2017 का ही है, जिसमें कह रहा है कि इन लोगों ने उसकी मदद की। तो क्या जांच के दायरे में वो आएंगे? और आप अगर 1 साल का सीडीआर की जांच कर सकते हैं, 3 साल की जांच करने में क्या दिक्कत है? ये होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी, पता चले कि कौन लोग इसके साथ हैं। और मैं योगी जी से अपील करता हूं कि आप इस जांच के दायरे को, सीडीआर के दायरे को 3 साल करिए, तो ज्यादा जानकारी मिलेगी और पूरा नेटवर्क सामने आएगा और वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। कुछ और सवाल आगे। इसमें कुछ उद्योगपतियों के भी नाम आ रहे हैं, वो भी अभी बताने वाला हूं कि जो कहा जा रहा है कि कुछ उद्योगपति और कुछ लोग, बड़े लोग इसके साथ और इसके मददगार रहे हैं। अभी फिलहाल मैं इस विज्ञप्ति पर रहता हूं।
घटना के दिन क्या अभियुक्तों के पास उपलब्ध हथियारों और उसके फायर पावर के विषय में सूचना संकलन में लापरवाही की गई या किस स्तर पर हुई? क्या थाने में इसकी समुचित जानकारी नहीं थी? इस तथ्य की जांच करना और दोषी यदि कोई हो तो चिन्हित करना। इसी में नीचे है, विकास दुबे एवं उसके साथियों के पास शस्त्र लाइसेंस तथा शस्त्र होना ज्ञात हुआ है। यह देखा जाना होगा कि इतने अधिक अपराधों में संलिप्त रहने के बाद भी इनका हथियार का लाइसेंस किसके द्वारा और कैसे दिया गया, और लगातार अपराध करने के बाद भी यह लाइसेंस और हथियार उसके पास कैसे बना रहा, यह बहुत अहम है। एक खबर 4 दिन पहले छपी थी, मुझे याद नहीं आ रहा कहां छपी थी, लेकिन उस खबर को मैंने अपने वीडियो में दिखाया था, जिसमें कहा गया कि उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके गुर्गे, उसके करीबी, उसके जितने लेफ्टिनेंट होंगे तथाकथित, उन सब के नाम से उसने 17 हथियारों के लाइसेंस उसके आसपास के लोगों के पास थे। उस लाइसेंस का खर्चा और हथियार का खर्चा भी वो वहन करता था, और ये सब लोग उसके बुलावे पर आ जाते थे। एक कॉल पर सब लोग उसके लिए उपलब्ध होते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, जब पता चला कि पुलिस आ सकती है तो उसने सबको बुलवा लिया। 17 हथियारों के लाइसेंस की खबर मैंने पढ़ी थी अखबारों में, शायद अमर उजाला या किसी अखबार में। तो ये लाइसेंस कैसे थे उसके आसपास के गुंडों को? और ये अगर उसके प्राइवेट आर्मी की तरह, प्राइवेट गार्ड्स की तरह उसके साथ 5-7 हथियारबंद चलते थे, तो क्या पुलिस की लापरवाही नहीं थी, या पुलिस ने इस पर कभी जांच करने की कोशिश की? नहीं की। जब थाना अध्यक्ष, जो चौबेपुर का थाना अध्यक्ष है, वही अगर उसका मुखबिर है, वही अगर उसके दास की तरह, गुलाम की तरह कर रहा है, तो फिर क्या होगा? लेकिन उस चौबेपुर के थाना अधिकारी की एसएसपी से क्या पहुंच थी, उनका कितना मुंह लगा था? और क्या एक थाना अध्यक्ष इतना पावरफुल है कि डीएसपी की कुछ नहीं सुनता हो? वो एक वीडियो, ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें डीएसपी, थाना अध्यक्ष और एसएसपी के बीच के संवाद है। तो क्या ये सारे लोग एक्सपोज होंगे, ऊपर वाले लोग? ये सवाल है। आगे आते हैं, और ये जांच, मैं इस जांच का समर्थन करता हूं। चलिए, अच्छी पहल है, अब तो मारा गया, अब जांच से ही कुछ चीजें एक्सपोज हो जाए। हालांकि मिलान के लिए वो शख्स है नहीं, तस्दीक के लिए वो शख्स है नहीं, लेकिन अब एक और सवाल है इससे बाहर, कि 14 घंटे तक या 16 घंटे तक विकास दुबे उज्जैन से लेकर लखनऊ आने के बीच, कानपुर के पास आने के बीच, जहां वो मारा गया, वहां तक एसटीएफ के साथ था। एसटीएफ के दर्जन भर अधिकारी उसके साथ चले 3 गाड़ियों में। उस 14-16 घंटे में उसने क्या बताया? क्यों नहीं वो सार्वजनिक होना चाहिए? छिटपुट खबरें आ रही है, जिसमें प्लांट जैसा लगता है सेलेक्टेड लीक हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि उसने कहा वो डरा हुआ था, बेल तो मिल जाएगी, कितने दिन में मिल जाएगी, हमें आगे क्या होगा, ये सारी जानकारी छिटपुट अखबारों में छपी है। बट ये ऐसे लगता है कि कुछ जानबूझकर कुछ चीजें लीक की गई है। लेकिन 14 घंटे में उसने क्या बताया? क्या ऐसी जानकारी दी? या उससे जितनी जानकारी थी वो मिल जाने के बाद मारा गया, या जरूरी नहीं लगा कि उससे ज्यादा पूछताछ करनी चाहिए? ये सवाल है। उस 14-16 घंटे में उसने क्या बताया? उसके बाद एसटीएफ पे इसी विज्ञप्ति पे रहते हैं, तीसरा पन्ना, विकास दुबे और उसके साथियों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, व्यापारों और आर्थिक गतिविधियों का परीक्षण करते हुए उनके संबंध में युक्ति युक्त अनुशंसाएं करना तथा यह भी इंगित करना कि स्थानीय पुलिस ने इस मामले में किसी प्रकार की ढिलाई, लापरवाही या संलिप्तता तो प्रदर्शित नहीं की, और यदि ऐसा हुआ है तो किस स्तर के अधिकारी दोषी हैं। ये कहा गया, बहुत अहम है, क्योंकि इसी बीच आज एक खबर आई थी, जो मैं आपको बता दूं उसके पहलू। आज एक खबर थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, सुबह के अखबारों में टाइम्स ऑफ इंडिया में थी, जो सुबह के वीडियो में मैंने बताया कि ये जो गैंगस्टर विकास दुबे है, जो देखने में ऐसे मोटा सा, तोंदू सा, अनपढ़ सा दिखने में विजुअली जो लगता था, वो हाल के दिनों में इसने 3 साल में 10 देशों की इसने यात्रा की थी। कहा जा रहा है कि इसके जो टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से मैं बता रहा हूं, कहा जा रहा है कि इसके 14, हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया में 14 देश है, हाल में उसने लखनऊ में 20 करोड़ का बंगला खरीदा था, 11 मकान और 16 फ्लैट इसके हैं। और इसके अलावा कहा जा रहा थाईलैंड और यूएई में इसके पेंट हाउसेज हैं, और कुछ लोग इसके हैं जिसके नाम पर ये इन्वेस्ट करता रहा, चाहे वसूली से, चाहे खनन माफिया के तौर पर, चाहे जैसे भी 2 नंबर के पैसे इसने कमाए, उसके लिए कुछ चेहरे मोहरे थे, जिसमें एक जय वाजपेयी था। जय वाजपेयी की तस्वीरें वायरल हुई थी एसएसपी कानपुर के साथ, जो एसटीएफ के डीआईजी बने, जो अभी पीटीसी मुरादाबाद में जिनका ट्रांसफर किया गया पूरे मामले के बाद।
तो सवाल उठता है, जय वाजपेयी 6 साल में करोड़पति कैसे बन गया? एक प्रिंटिंग प्रेस में 4-6 हजार की नौकरी करने वाला आदमी। उस जय वाजपेयी और उसके साथ जो लोग हैं, 4-5 उसके भाई परिवार जो लोग थे, उनका कनेक्शन विकास दुबे से। जय वाजपेयी का कनेक्शन एसएसपी से क्या था? और एसएसपी के साथ तस्वीरों में कहा जा सकता है कि तस्वीर तो किसी के साथ हो सकती है, लेकिन मैं उसके पक्ष में इसलिए नहीं, मैं मानता हूं किसी के साथ, मेरे साथ भी कल किसी की तस्वीर हो सकती है, लेकिन 4 अलग अलग मौकों पर एसएसपी के साथ तस्वीर होना, उस एसएसपी के साथ जो एसटीएफ में लंबे समय तक रहे, बाद में भी डीआईजी रहे, उस एसएसपी के साथ जो कानपुर के एसएसपी रहे, उस एसएसपी के साथ जो जानते होंगे कि विकास दुबे कौन है, उस एसएसपी के साथ जो जानते होंगे कि जय वाजपेयी कौन है, उस एसएसपी के साथ 4 बार उसकी प्रॉक्सिमिटी की तस्वीरें संदेह पैदा करती है। इसमें यह उनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता है कि कोई भी तस्वीर खिंचा गया। जैसे अगर मैं किसी को जानता हूं कि सस्पिशियस है और ये बैड कैरेक्टर है, मैं उसके साथ तस्वीर नहीं खिंचाऊंगा। एसएसपी की तो जिम्मेदारी है ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल गैंगस्टर या उससे जुड़े लोग कर सकते हैं, या जो बैड एलिमेंट है समाज के वो कर सकते हैं। तो ऐसे, और वो उनके साथ उनके दफ्तर में भी दिख रहा है, शायद वर्दी में है, वो 2 तस्वीरें वर्दी में, एक सार्वजनिक जगह पर, एक और कहीं वो टी शर्ट में, ये 4 मौके। तो मैं इस तस्वीर को संयोग नहीं मानता हूं कि कहीं भी कोई मिला और तस्वीर खिंचा ली। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एसएसपी से कोई गंभीर मामला था, मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ सवाल खड़े कर रहा हूं कि उसकी गहन जांच जरूरी है, क्योंकि जय वाजपेयी, उसका गुर्गा था विकास दुबे का, उसका फाइनेंसर था, खजांची था, जो भी था, कैशियर था, उसका विकास दुबे का पैसा बेनामी प्रॉपर्टी रखता था, इन्वेस्ट करता था, जो भी करता था। और वो जय वाजपेयी एसएसपी के 4 बार एसएसपी के करीब दिखता है, उस एसएसपी के जो कानपुर में रहे। बाकी चीजें मैं कह चुका। तो ये सवाल है। और इसकी इतनी प्रॉपर्टी कैसे बनी? ये प्रॉपर्टी बनी तो अब किन लोगों के नाम है? क्या सारा जय वाजपेयी के नाम है और लोग हैं? इसकी जांच अब एसटीएफ ने कहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं, और इसलिए मैं योगी जी से ये कह रहा हूं, क्या ये सारी चीजें आएगी और कौन लोग थे वो आएगी, इसके पीछे कौन चेहरे? अभी इससे तो लग रहा है कि अच्छा लग रहा है पढ़ने में कि जांच होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जांच ईमानदारी से होगी, चाहे उसकी जद में कोई आए। संदेह इसलिए पैदा हो गया कि विकास दुबे मारा गया। अगर उसके जीते जी 3 साल के कॉल रिकॉर्ड के आधार पर जांच होती, दूध का दूध पानी का पानी होता, तो मैं योगी जी को सलाम करता, अभी भी सलाम करूंगा। जितनी चीजें इसमें लिखी गई है, एसटीएफ माफ करें एसआईटी के जांच के बिंदु जितने हैं, इन सारी चीजों की जांच होकर ईमानदारी से और सार्वजनिक हो जाए, तो फिर भी मैं योगी जी की तारीफ करूंगा। ये मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड। लेकिन उसमें बड़े लोग फंसे तो छोटे लोगों से बात नहीं बनती, क्योंकि विकास दुबे सिर्फ चौबेपुर का थाना अधिकारी, वहां के 68 पुलिस वाले जिनको सस्पेंड कर दिया गया, 10 जिसमें शायद गिरफ्तार हो गए, जिसमें 2-3 दरोगा हैं, सिर्फ वहां तक बात नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी तो कोई रहा होगा जो डीएसपी की ही नहीं सुन रहा था, जो डीएसपी शहीद हो गए। चलिए, हालांकि इसमें डीएसपी के पहलू पर डीएसपी ने जो चिट्ठी लिखी, जो चिट्ठी मिस हो गई, खो गई, गायब हो गई, जो बाद में कहा गया उन्होंने स्टेनो से लिखवाई, उसके बारे में भी क्या है, ये जांच होकर सामने आना चाहिए। आखिर में लिखा, इस प्रकरण के अभियुक्तों और उनके साथियों के साथ पुलिस कर्मियों की संलिप्तता और अभियुक्तों और उनके फाइनेंसर्स की संपत्तियों व आय के स्रोतों की जांच प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग से कराने पर भी एसआईटी द्वारा अभिमत उपलब्ध किया जाए। ये बात खबर आई थी कि एसआईटी ये जांच करेगी, कर सकती है, या ईडी माफ करें ईडी ये जांच करेगी। अच्छी बात है ये जांच से। अब एक चीज इसमें मैं देख रहा था, ब्रजेश मिश्रा भारत समाचार जो लखनऊ का यूपी का बड़ा रीजनल चैनल है, उसके एडिटर इन चीफ है, उन्होंने लिखा, विकास दुबे स्पेशल टास्क फोर्स की कस्टडी में करीब 14 घंटे था, रास्ते भर इंट्रोगेशन हुआ। दुबे की इंट्रोगेशन रिपोर्ट किसके पास है? बयान के कुछ अंश का सिलेक्टिव लीक किसने और किस मकसद से किया? चालाकी तो बहुत दिखाई उन्होंने, लेकिन हड़बड़ी में कुछ एक सबूत छोड़ गए हैं, सच को आने दीजिए। एक और ब्रजेश ने लिखा है, वो बहुत अहम है, विकास दुबे अपराध के जरिए 500 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य बना रखा था। घड़ी डिटर्जेंट के मालिक मुरली बाबू की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। कानपुर के किन कारोबारियों को विकास ने सूद में पैसे दिए? कानपुर, लखनऊ और विदेशों में निवेश के संकेत हैं। सब जब्त करके अस्पताल, स्कूल बनाए जाए, ब्रजेश ने लिखा है।
बाकी बातें मैं कही चुका कि इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन लोग हैं। अब एक बात आती है कि यह भी जांच होती है कि एनकाउंटर फर्जी है असली है, यह भी एक जांच का दायरा होता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद। तो वो मैं सुबह के वीडियो में बता चुका हूं कि उसकी उम्मीद मत करिए, जांच में पता चलेगा कि सही था, वो भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस पर फायरिंग की और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने फायरिंग की जिसमें मारा गया। एक खबर थी कि जो सुबह के वीडियो में मैंने बताया था, अमर उजाला में खबर थी, एक बड़ा कारोबारी, एक मंत्री, एक वकील, ये कौन लोग हैं, नेता कौन कौन हैं, और इसके अलावा रास्ते में पूछताछ की बात मैं बता चुका। अब जो पहले अब तक जो रिश्ते 3 साल के रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं अभी भी योगी आदित्यनाथ जी से कि वो सारी चीजें ईमानदारी से जांच के दायरे में, जितना चीज लिखा हुआ है, जितनी चीजें उस एसआईटी के जांच के बिंदु हैं, अगर इन बिंदुओं पर ईमानदारी से किसी को बचाने की मंशा लिए बगैर अगर जांच हो तो हम मानेंगे कि हां कुछ बड़े लोग फंसने वाले हैं। और एक अपील लास्ट में कि सीडीआर की जांच, सीडीआर 1 साल का आपने तय किया है कॉल रिकॉर्ड, उसकी मियाद कम से कम 3 साल कर दीजिए। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है योगी जी, इससे तो आपकी तारीफ होगी। भाई जो लोग इसमें विकास दुबे के पैरोकार सरपरस्त थे वो फंसेंगे, फंसने दीजिए। रही इनकाउंटर की बात, सुबह के वीडियो में बता चुका कि एनकाउंटर यूपी में अब तक जितने भी हुए हैं 2017 मार्च से लेकर अब तक 119वां एनकाउंटर था विकास का, जो गैंगस्टर था। 74 मामलों में मजिस्ट्रेटी जांच हो चुकी है, पुलिस ने इनको सभी में क्लीन चिट मिल चुकी है, क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट मान चुका है, इसलिए वो तो मान लीजिए कि एनकाउंटर तो साबित होगा कि सही में एनकाउंटर था। अब फिलहाल हम उस पर केंद्रित अगर करें कि कैसे सारी जानकारियां मिलती है और कैसे एक गैंगस्टर अरबपति हो गया, वो थाने में हत्या करके, वो प्रिंसिपल की हत्या करके जमानत मिलती रही, कौन लोग थे, कैसे जमानत मिली। एक खबर और बीच में कि मैंने अभी देखा कि 2009 में एक जगह था, हाँ, एक उसने कल ये भास्कर में खबर देख रहा हूं, विकास दुबे रात भर जागता रहा, पूछताछ में मददगार पुलिस वाले बड़े नेताओं के नाम कबूले, उसने कहा गुस्से में बड़ा कांड हो गया। तो ये बड़े नेता और पुलिस वाले कौन थे, ये भास्कर की खबर है, क्या ये पता चलेगा। उसके बाद एक मैं दैनिक भास्कर में देख रहा था कि 2009 में कानपुर एसएसपी ने मंच पर फाड़ दी थी विकास की हिस्ट्री शीट। अब ये एक दिलचस्प पहलू है जानने का। बसपा सरकार पर क्लीन चिट देने का आरोप लगा था। 2009 में कानपुर के तत्कालीन एसएसपी आनंद स्वरूप ने विकास की हिस्ट्री शीट फाड़ते हुए कहा कि ऐसे लोगों को भी जीने का हक है। और वो हुआ तब था जब उस समय जो पुराने हिस्ट्री शीटर थे उनकी जांच हो रही थी कि अगर उन्होंने हाल में कोई अपराध नहीं किया, और उसी में उसको क्लीन चिट दे दी थी आनंद स्वरूप ने। और ये एक बड़ा सवाल है कि उसके 3 साल पहले ही उसको अदालत से बरी किया गया, लेकिन उसी समय फिर उसने 2 साल पहले एक प्रिंसिपल की सिद्धेश्वर पांडे की हत्या की थी और वो जमानत पर छूटा था, और उस समय तक उस पर 40-50 मुकदमे थे। उसके बाद कैसे एसएसपी आनंद स्वरूप ने क्लीन चिट दी, और उस समय बीएसपी की सरकार थी, और यही वो दावा करता रहा बीएसपी से अपने रिश्ते को लेकर। उसी समय का एक वीडियो वायरल हो। तो क्या इन सब चीजों की भी जांच होगी? जांच के दायरे में कितना साल आएगा? और ये सारी चीज अगर जांच हो गई तो मैं योगी जी को सलाम करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, आपसे इस अनुरोध के साथ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा, मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। शुक्रिया।